नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, श्रेय अरोरा जी। और आज हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस और उनसे जानेंगे रोड मैप जो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है जब वो कॉलेज में आता है, और किस तरीके से वो अपने स्किल्स को एक्वायर करके अच्छी इंटर्नशिप लेके और अच्छे जॉब प्लेसमेंट कर सकता है। सो हेलो सर। हेलो। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में आने के बाद हर कोई अपने पीयर से सुनता है कि ये वाली इंटर्नशिप कर लो, ये वाले केस कंपटीशन ज्वाइन कर लो, अच्छा ये वाली सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है, इसको ज्वाइन कर लो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रेज्यूमे में क्या लिखे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की रेज्यूमे खाली होती है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपने किस तरीके से स्टार्ट किया? यार बहुत वैलिड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बिकॉज हर एक स्टूडेंट आते ही ना उसका पहला फोकस होता है लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग कर लूं, या फिर उसका दूसरा चीज रहता है सीवी बना लेता हूं अभी से, या फिर मैं अभी से समर इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता हूं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, पहले फोकस होना चाहिए कि यार तुम्हें किस एरिया में जाना है। सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, 12th के बाद तुम पहली बार अपने इस डोमेन में आ रहे हो जिसमें तुम्हें एक्सपर्टाइज करनी चाहिए, वो मार्केटिंग हो, बीबीए हो, बीकॉम हो। आप जिस भी एरिया में जा रहे हो पहले उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो गेन करो, तब आप बात करोगे यार मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या आएगा या मेरे पास सीवी बिल्डिंग में क्या आएगा। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस था जब मैं अपना बीटेक की जर्नी में गया, तो मेरा फोकस था कि पहले मैं अपना एक एरिया फाइंड आउट करूं जो मुझे नीश लगता है या मेरे को एक्सपर्टीज करने में, जिसमें मेरी खुद का इंटरेस्ट है। तो जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट होगा ना, ऑटोमेटिक आपको वो चीज में स्किल सेट हायर करने में ईजी हो जाएगा, आपके लिए उस स्किल्स को एक्वायर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज वो आपके इंटरेस्ट से इंक्लाइंड होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका फोकस होना चाहिए वो क्लब्स या वो कमिटीज को ज्वाइन करना जो आपके करियर में हेल्प करें। तो जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है या मार्केटिंग फील्ड में जाना है, तो मार्केटिंग क्लब सोसाइटी ज्वाइन करना चाहिए, जहां मेरे पास लाइक माइंडेड पीपल होगा जो मुझे गाइड करेंगे, अच्छे सीनियर्स का एसोसिएशन रहेगा। तो ऑलवेज ज्वाइन दोस कमिटीज या वो क्लब्स जो आपको आपके करियर ओरिएंटेशन में हेल्प करें। मुझे याद है 2024 के बारे में, जब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। मैं रामदास कॉलेज में पढ़ता हूँ। 3 क्वेश्चन के कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, एंड आई यूज्ड टू क्राई। मैं अपने दोस्तों को बोलता था भाई मेरा एडमिशन नहीं हुआ श्री राम में। बट रियल में बाद में पता चला कि यार जब अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अपने प्रोफेसर से बात चला, देन इट्स गुड। आपको अपने अप्रोच, अपने इनिशिएटिव ज्यादा मैटर करते हैं। एंड एक क्वेश्चन जो है अभी सब कोई चाहता है, समर इंटर्नशिप का सीजन आ रहा है। सो एज अ इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, क्या हम अप्रोच कर सकते हैं? लाइक लिंक्डइन पे तो बताता है कि आप कोलैबोरेशन करो, कनेक्शंस बनाओ, या फिर आप कोल्ड ईमेल भेजो लोगों को। सो रियल फंडा क्या इंटर्नशिप लेने के लिए? क्या एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा भी EY, डेलोइट ऐसी कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आई थिंक, बिकॉज अभी समर इंटर्नशिप का टाइम आएगा, एक रेस चलेगी कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप हो रहा है। तो आधे से ज्यादा लोग फेक इंटर्नशिप्स करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए बात करेंगे। तो आधे से ज्यादा आई थिंक इंटर्नशिप भी आजकल फेक बेस्ड ज्यादा चल रहा है, एंड लोग सोचते हैं कि हम बिग 4 कंपनीज या बड़ी कंपनीज में नहीं जा सकते, हमारा कॉलेज Tier 3 है या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आई थिंक ये एक मिथ हो गया आज की डेट में बात करूँ तो। 2025 में अगर आप देखो या 2024 की बात करूँ, तो देयर आर सो मेनी बिग 4 कंपनीज, EY, डेलोइट, KPMG जैसे आपने नाम लिया, they provide off-campus summer internship opportunities to the people. Okay. But अब क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत रिगरस होता है, बिकॉज अगर आप ऑफ कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ टफ कंपटीशन, और कंपटीशन हर एक एरिया से इंडिया के है। तो आपको ऐसे अपने आप को बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा कि आप उस रेस में जीत पाओ। तो एक हर आदमी के पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस होता है कि टेक अ वेरी शॉर्टकट पाथ, ठीक है, अगर मुझे एक अच्छी कंपनी नहीं मिल रही, आई विल गो फॉर एन अनपेड इंटर्नशिप। और अनपेड में क्या करूंगा, जहां भी जो कंपनी मिल रहा है 2 महीना सर्टिफिकेशन लेकर, और कुछ भी मतलब कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं भी मिला तो आई विल गो एंड शो, एंड मेरे मार्क्स जो होते हैं इंटर्नशिप के वो मैं ले लूंगा। दूसरी अप्रोच होता है कि आई विल ट्राई कि मैं अच्छी कंपनी में जाऊं, मैं इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। जब मुझे पता है कि मेरे पास अब समर इंटर्नशिप आने वाला है, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि हाँ, उस पर्टिकुलर कंपनी ने लास्ट ईयर क्या क्या प्री रिक्विजिट्स मांगे थे, क्या क्या वहां प्री रिक्वायर्ड स्किल सेट्स थी, मैं उस पर वर्क करूंगा, ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, एंड देन आई विल होप फॉर द बेस्ट। बिकॉज मैं एक बिलीव करता हूँ कि डू योर बेस्ट एंड देन प्रे फॉर द रेस्ट। अब आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो अपनी किस्मत को, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप अपनी ही मदद नहीं करोगे तो भगवान अगर आपकी मदद नहीं करने वाले। एग्जैक्टली। एंड बात आती है कि रैट रेस की, जबकि हमें रेस है एक तरीके से, हमें कंपटीशन को बहुत ज्यादा आगे निकल के चलना है। तो क्या रेट रेस सही है? रैट रेस करना हम कॉलेज में करते हैं, अपने पीयर से करते हैं, तो क्या हमारे मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? मैं बोलता हूँ कि ये जो रैट रेस है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपकी रैट रेस किससे होनी चाहिए? आपके पास से। तो
तो अब मैं ये किस पास्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं कि श्रेय मार्च में कैसा था, अब क्या श्रेय ने अप्रैल में कितनी अपग्रेडेशन करी, तो मेरा जो रैट रेस है मेरे पास्ट के साथ है कि मैंने अपनी पास्ट में कितनी अपने आप को अपग्रेडेशन दी कि आज का जो मेरा प्रेजेंट है वो कितना बेटर है मेरे पास्ट से। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग अदर पीपल, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या जर्नी रही है। सपोज अगर मैं आज मैं देखूं एक बंदा जो है 100 किलोमीटर भाग रहा है और मैं अगले दिन से 100 किलोमीटर भागने लग जाऊं, तो एक दिन तो हो सकता है पॉसिबल, द सेकंड डे आई विल गो टू द हॉस्पिटल, मैं कहूंगा भाई मेरा खत्म हो गया काम, बिकॉज मैंने उसको एनालाइज करते नहीं देखा कि उसका जो पास्ट था उसने पास्ट 6 ईयर से वो प्रैक्टिस करी एंड देन ही इज नाउ एबल टू गो फॉर 100 किलोमीटर जॉगिंग। बट मैं एक ऐसा पर्सन जिसने आज तक 1 किलोमीटर नहीं चला और मैं सीधा 100 किलोमीटर पर आया, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज मेरा पास्ट और उसका पास्ट डिफरेंट है। तो जब मैं रैट रेस की बात करता हूं ना, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर पीयर्स, यू शुड फाइट विद योरसेल्फ कि तुम्हारा पास्ट क्या था, और अपने पास्ट को बेटर करते करते टेक स्मॉल इनिशिएटिव्स, राइट। जब आप स्मॉलर इनिशिएटिव्स पे जाओगे, स्मॉलर चीजों को आगे बढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद आप वो 100 किलोमीटर जॉगिंग भी कर लोगे। सो इट विल मेक ओनली सेंस अगर आप स्मॉलर स्टेप्स लोगे एंड अपने आप से वो रैट रेस करोगे, अपने पास से वो रैट रेस करोगे, नाइदर द रैट रेस विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी। एंड यू नो कॉलेज में जब आते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त होते हैं, कोई बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ रखा होता है, एंड उसको देखने के बाद हमें फोमो होता है, अरे यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एंड उसके लिए अपनी पोटेंशियल को डाउनग्रेड करते हैं। आपको क्या लगता है, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो? मेरा सबसे बड़ा यही रहता है कि अगर आप दूसरों की स्किल सेट से जल रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ वेरी बैड पर्सन। मैं बोलूंगा कि आप कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपके माइंड में यह है कि वो बंदा बहुत अच्छा उस स्किल में और आप अपने आप को कंपेयर करके डाउन फील करो, दैट मीन्स आपके अंदर वो एक तरीके से फियर है कि यार वो मेरे से आगे निकल जाएगा। बट वॉट यू शुड थिंक इज व्हाट इज योर स्किल सेट। हर किसी के अंदर एक स्किल सेट, एक हॉबी, एक इकिगाई, द वर्ड आई यूज्ड, होता है, बट उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि यार तुम्हारे लिए क्या बेटर है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी क्या स्किल सेट है। तो हर एक बंदा अगर एक चीज में अपना स्किल ओरिएंटेशन करे, अपने आप को स्किल सेट दे, प्रोवाइड करे, टाइम दे उस पर्टिकुलर स्किल को शार्पन करने में, तो ही कैन डू वंडर्स। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग कि अगर मान लो मैं आज अगर एक अच्छा सिंगर नहीं हूं और मैं बोलूं कि मैं ए आर रहमान से जल रहा हूं, ए आर रहमान क्यों इतना अच्छा गा रहा है, या मैं जल रहा हूं एक फलाने सिंगर से, वो इतना अच्छा क्यों गा रहा है। अरे भाई, जब मेरे पास वो सिंगिंग स्किल सेट है ही नहीं, तो मैं उससे जल के क्या करूंगा? एग्जैक्टली, राइट। अगर हाँ, इस सेंस में अगर मैं एक और इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी पार्ट बताऊं, सपोज मैं भी एक सिंगर हूं और मेरा एक सीनियर भी एक सिंगर है, और उसकी स्किल सेट को देखकर मुझे लग रहा है कि ही इज वर्किंग सो हार्ड, तो व्हाट आई शुड डू, इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस, मैं उससे थोड़ी गाइडेंस ले लूं, उससे थोड़ा गाइडेंस लेके मैं भी उतना हार्ड वर्क करूं एंड ट्राई करूं कि मैं भी उस लेवल पर अचीव करूं, अगर मेरे पास वो स्किल सेट है तो। So instead of getting into jealousy or feeling low down, try to work hard on the skill set which you have and कोशिश करो कि आप भी अपनी लाइफ में उतना हार्ड वर्क पोर्ट्रे कर पाओ कि आप भी अच्छा करो। लाइक मछली को बंदर से नहीं कंपैरिजन करना है, मछली को अपने फील्ड में एक्सप्लोर करना है। अगर बंदर से कंपैरिजन करेगा तो कोई सेंस नहीं है। एग्जैक्टली। एंड कॉलेज में जैसे कि आपने बताया कि हम ऑफ कैंपस के लिए जब जाते हैं, देन दे आर केस कॉम्पिटिशंस, वहां पे केस दे देते कि यार ये केस सॉल्व कर दो, एंड एक बच्चा जो कोई केस कंपटीशन में गया ही नहीं आज तक, आपने इतने सारे केस कंपटीशन में पार्ट लिया है, इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, सो आपको क्या लगता है कहां से शुरुआत करनी चाहिए? सी, शुरुआत हमेशा ऐसा नहीं है कि आज मैं शुरू हुआ केस कॉम करना और मैंने सीधा आईआईएम का केस कॉम जीत लिया। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऑलवेज यू हैव टू टेक स्मॉलर स्टेप्स। तो स्मॉलर स्टेप्स में क्या होता है, आप एक्सप्लोरेशन करते हो, आप सीखते हो। तो केस कॉम्स का जो बेसिक है, अगर आप फंडा देखोगे, वो आपके आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज से। जब आपके पास डोमेन नॉलेज होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, तो वही आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। केस बेस्ड सिनेरियो क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो एक इंडस्ट्री में चल रही है और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि यंग माइंड्स हैं वो उसको सॉल्व करें, बिकॉज जो यंग पीपल है दे कैन थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। बिकॉज हम एक एज लिमिट पर आ जाते हैं ना इंडस्ट्री में, बिकॉज इंडस्ट्री में बाउंडेड हो जाते हैं कि हमारे पास यही सोल्यूशन है, यही आंसर है इसका, वी आर ऑल बाउंडेड। बट जब हम स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, यूथ के पास जाते हैं, तो वी बिलीव कि उनके पास अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होंगे, तो वो अपने करिकुलम को अप्लाई कर पाएंगे उस पर्टिकुलर केस कॉम में। तो केस कॉम को अगर आपको कभी जीतना है, तो आपका सबसे पहले होना चाहिए फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम योर कॉलेज।
तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो या कॉमर्स में हो, आपको अपना सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा तो अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो आएगा तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे और फिर उन्हीं सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज से आप उसको उसमें अप्लाई कर पाओगे इन अ डिफरेंट वे, गिविंग योर पर्सनल टच। तो गिविंग प्रशांत आइडियोलॉजी इनटू इट और प्रशांत मेथड ऑफ आई शुड से स्कोप कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अपनी आप एक पैरामीटर बना पाओगे, अंडरस्टैंडिंग दे पाओगे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज डोमेन यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम योर कॉलेज। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि आप पहले अपने डोमेन नॉलेज पर आप अच्छा पकड़ बनाओ, आफ्टर दैट आप केस सिनेरियोस पर जाओ, केस को अंडरस्टैंड करो, केस को समझो एंड देन ट्राई करो कि आप कैसे उस पर वर्क कर सकते हो एंड देन फाइनली जीत सकते हो। सो व्हाट आर द स्टेप्स हम क्या ले, लाइक क्या एक अटेम्प्ट होना चाहिए कोई भी केस कंपटीशन को जीतने से पहले के लिए? सी जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है नॉलेज रिक्वायरमेंट। तो आपको सबसे पहले तो अपना स्किल सेट पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जिस भी आप डोमेन एक्सपर्टीज कर रहे हो, ऑपरेशंस के हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो या आप सप्लाई चेन में हो, किसी भी डोमेन में आप हो, आपको सबसे पहले अपना स्किल सेट एक्वायर करना है। जब आपके पास डोमेन नॉलेज आ गई, सेकेंड स्टेप इज जो भी आपको केस सिनेरियो दिया है उसके अंदर आप देखो क्या क्या आपके पास पॉइंटर्स मांगे गए, व्हाट सोल्यूशन दे वांट, उन सोल्यूशन को एनालाइज करो एंड देखो कौन से प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर थ्योरीज है उसके रिलेटेड जो मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। फिर तीसरी चीज आती है कि अगर कोई कंपनी का केस कॉम्प है तो उस कंपनी में अभी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या है, अभी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और उन ड्रॉबैक्स को कैसे आप लिंक कर सकते हो अपने सोल्यूशन के साथ, बिकॉज उन्हीं ड्रॉबैक्स को आपको लिंक करना है एंड प्रोवाइड करना है एक नीश सोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग मॉडल को जो है और एफिशिएंसी बढ़ाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी। तो आपको ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा पूरे प्रॉब्लम सिनेरियोस को एंड देन आपको एक रोड मैप तैयार करना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो भी उनका केस कॉम का रहेगा सिनेरियो, देन आपको उन सब चीजों को अलाइनमेंट करना है। तो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड ये जब ही आएगा जब आप थोड़ा सा नॉलेज या अपने सब्जेक्ट डोमेन में थोड़े पकड़ होगी। सपोज अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है सप्लाई चेन होता क्या और मैं सप्लाई चेन के केस कॉम में चला गया तो देन इट विल बी लाइक अ पर्सन लाइक जो एबीसी पढ़ना था वो सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन पे चला गया। अब उसे सेंटेंस कैसे समझ आएगी जब तक उसे एबीसीडी नहीं आता। दैट इज सिमिलर टू दैट। एंड यू नो प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी टीम नहीं बिल्ड कर पाते। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको इस कंपटीशन चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए, बट इट इज वेरी हार्ड कि कभी कभी वो टीम ऑलरेडी हर एक ग्रुप के पास बने होते हैं। सो कैसे एक इंडिविजुअल लेवल पे हम केस कॉम कर सकते हैं एंड हाउ टू शो कि आप अब कोई केस कॉम लड़े नहीं हो तो आपके जो दूसरा कोई केस कॉम लड़ रहा है वो आपके साथ क्यों कोलैब करना चाहेगा, बिकॉज वो आपको इनएक्सपीरियंस समझेगा। सो हाउ कैन वन बिल्ड फ्रॉम दैट, वहां से स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें? ये बिल्कुल मेरी सिनेरियो था। मतलब मेरे कॉलेज में आई वाज द ओनली वन जो बहुत इंटरेस्टेड रहता था केस कॉम्स में। अब ऐसा रहता था कि भाई मुझे तो हर केस कॉम करना है और मैं बहुत बिगनर था उस समय जब मैंने स्टार्ट किया अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आफ्टर 3-4 months ऑफ गेनिंग सम नॉलेज। तो मैंने स्टार्ट किया अपना पहला केस कॉम, देयर वाज नो वन। सो फिर मैंने देखा कि ऐसे केस कॉम्स भी होते हैं जहां इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन मिनिमम जो पार्टिसिपेशन लिमिट है 1 होती है। आई स्टार्टेड विद दोस टाइप ऑफ केस कॉम जहां मैं इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बट इसमें क्या होता है मुझे डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिकॉज पीपल आर देयर जिनके 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। बट एज अ बिगनर योर फर्स्ट मोटिव इज ऑलवेज नॉट विनिंग। विनिंग इज नॉट एक्चुअली द मोटिव. Motive of case comp is to learn and acquire knowledge, how to apply the domain knowledge into the real time scenarios because you are getting a real time problem of an industry, right? Exactly. So real time problem पर आप जब अपने domain knowledge को apply कर लोगे ना, the horizon of knowledge you are acquiring in that particular thing is actually the winning. So actual winning वो first, second, third नहीं है. Actual winning है the participation and by participation how much knowledge you are applying to that particular case form. तो अपने लिए एक satisfaction that is very crucial. So I think वो एक बहुत बड़ा winning part है as compared to winning actual first, second, third आना। वो आपका गोल हो सकता है बट इनिशियल जो टाइम है ना उसमें आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। और जब आप पार्टिसिपेशन करोगे आप बाकी कैंडिडेट्स को देखोगे, उनसे भी आपको उनके माइंडसेट पता चलेगा, दूसरे कॉलेजेस से इंटरेक्शन होगा जिसे बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग होगी। तो ये सब चीजें करके आपको बहुत बेनिफिट्स रहेंगे। एंड अगर टीम नहीं भी बन रही तो ट्राई टू गो विद मिनिमम जो लिमिट रहती है 1 मेंबर की, उससे आप स्टार्ट करिए। एंड फिर धीरे धीरे जब आपका थोड़ा सा आपका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा कोशिश करिए कि बने। और कई बार मैंने क्या करा, कई लोग डमी पार्टिसिपेंट्स भी रखे। ओके, सपोज डमी पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है, सपोज कहीं 3 की अगर मैंडेटरी लिमिट है तो मैंने 2 अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई तुम कुछ काम मत करना बट तुम ऐसा डमी आ जाओ। In that case, they will be the dummy. I will do the whole work.
जस्ट फॉर द सेक कि मैं उस केस को में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट्स को लाओ जो डमी हो, एंड धीरे धीरे उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा। जब आप फाइनल राउंड में जाओगे वो देखेंगे यार सेकंड राउंड में पहुंच गए, थर्ड राउंड में पहुंच गए, तो दे विल स्टार्ट वर्किंग कि भाई यार IIM का कंपटीशन है एंड अब थर्ड राउंड में आ गए, चल वर्क करते हैं यार, अब तो नाम हो जाएगा, अब तो ₹1,00,000 प्राइज मनी है या 15,000 मिल जाएगा या ये हो जाएगा। तो उनके माइंड में वो एक तरीके से आ जाएगा और धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते जाएंगे। टेक फ्यू स्टेप्स, आप एक कदम बढ़ाइए, देखिए अपने आप चीजें आपके सामने आती है। I totally agree with this because मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था तो मेरे पीजी के जो दोस्त थे they start coming interest, ओ प्रशांत लेट्स गो विद इट, SRCC का कंपटीशन, चलो चलो साथ में करते हैं काम। एंड लेट नाइट तक हमने केस कंपटीशन सॉल्व किया। हाँ, दैट इज डिफरेंटली वी डोंट विन, उसमें जीत नहीं पाए बिकॉज कंपटीशन ज्यादा था एंड फर्स्ट ट्राई था। बट या इट्स रियली गुड कि आप फर्स्ट स्टेप तो खुद लो। एंड यू नो जब कॉलेज में आने के बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है यार, क्योंकि एक बाउंडेशन फ्री हो जाता है, आदमी आजाद हो जाता है। तो 1-2 साल तो वो ऐसा होता है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग अपना 1-2 साल लगाते हैं और फिर भी नहीं समझ पाते। सो वो टर्निंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करें? सी क्या होता है ना, जब हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ आते हैं ना, तो एकदम से एक अलग दुनिया दिखती है। तो लोग क्या सोचते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो एक मूवी देखी होती है सबने, कॉलेज की स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उन्हें लगता है कि यार मेरा कॉलेज लाइफ होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्योंकि उस मूवी में पढ़ाई के अलावा जितनी एक्टिविटीज हो सकती है ना कॉलेज में, वो सब दिखाई होती है। तो आदमी को लगता है यार मैं अब अपना मेरा स्कूल खत्म हो गया, अब जो है मैं कॉलेज लाइफ में जाऊंगा और वो एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरी बनेगी। सो ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर एक्सप्लोरेशन में चला जाता है कि यार मैं मस्ती कैसे करूं, क्या कहाँ मतलब बंक करके कहाँ घूमूं, क्या करूं, इस तरीकों में हमारा ज्यादा ध्यान रह जाता है बिकॉज हमें फ्रीडम मिलती है। कई लोग अपने होम टाउन से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो पेरेंट्स से टच थोड़ा कम हो जाता है, वो जो एक बाउंड्री होता है टीचर्स का और स्टूडेंट का वो सब खत्म हो जाता है। तो इतनी एक्सप्लोरेशन करते हैं कि फिर वो एक्सप्लोरेशन में ही इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके सब्जेक्ट चल कौन से रहे सेमेस्टर के। तो उनको सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो मार्केट में रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने में रहता है, उनके सैंडल्स खरीदने में रहता है। तो उनको सैंडल के सारे ब्रांड्स पता रहते हैं बट सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है ये नहीं पता रहता। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर उसमें वो गवा देते। टर्निंग पॉइंट जो है ना मेरे हिसाब से लाइफ का आना चाहिए, अगर मतलब मैं बोलूं जब आप कॉलेज में जा रहे हो ना उसी समय अगर आप स्टार्ट कर लो मेहनत करना फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, बिकॉज वहां से आपका बेस बनता है। तो जिस आदमी का बेस स्ट्रांग है ना तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड और थर्ड ईयर में अच्छा कर लेगा। जिसका बेस फाउंडेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर अगर गवा दिया दैट मीन्स फिर वो सेकेंड थर्ड ईयर में वो इमारत चाहे कितनी कोशिश कर लो वो फिर लड़खड़ाएगी। सो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द टर्निंग पॉइंट मैं बोलूंगा फर्स्ट सेमेस्टर ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही अगर आप थोड़ा सा सिंसियर रहे, फर्स्ट सेकेंड ईयर आपने अच्छे से निकाल लिया, एक बेस सेट कर लिया, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर आपकी लाइफ जो है सही से चलेगी। तो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर मेरे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है किसी की भी लाइफ का। तो आप अपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को अच्छा बनाइए, अच्छे से लर्न करिए, एक्वायर करें नॉलेज स्किल सेट को, वर्क करें अपना, ताकि आपका जो नेक्स्ट ईयर्स है वो प्रोग्रेसिव रहें, अच्छे रहें और आप अच्छी इंटर्नशिप या जॉब दे पाए। आपने बताया कि कॉलेज में आने के बाद बच्चे जो है वो सोचते हैं कि यार अब कॉलेज में आ गए अब तो रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिलेशनशिप में आना सही है या गलत है? अब ये एक बड़ा प्राइवेट सवाल है कि रिलेशनशिप में आना सही है कि नहीं। मैं रिलेशनशिप को सिर्फ एक गर्ल और बॉय के नजरिए से नहीं देखता। I see relationship with multiple things, right? Relationship with a friend is also a relationship. Relationship with your teacher is also a relationship. Relationship with your parents is also a relationship. So why not associate relationship with just a boy and a girl, right? So मेरे हिसाब से relationship बहुत crucial है college days में, specifically with your friends. Friends male भी हो सकते हैं, friends female भी हो सकते हैं। So आपको अपना relationship जो है friend circle के साथ अच्छा रखना चाहिए, because वो आपको help करता है in your life। कि अगर आपका गुड एसोसिएशन है तो वो आपको एनकरेज करेगा, ऑप्टिमिज्म देगा। एंड एक जगह पे मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी हुई है, वो है कि टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। सो एक बहुत बड़े आई शुड से मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा जी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि जिस पीपल से आप सराउंडेड है उसके एवरेज आप होंगे। तो अपनी रिलेशनशिप को बहुत वाइजली चूज करना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपको पेसिमिज्म पे ना लेकर जाएं, ऑप्टिमिस्टिक रखें,
और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको एनकरेज करें। ये ना हो जैसे मान लो कि अगर आप आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स बोले अरे क्या करेगा पॉडकास्ट करके, इतने लोग हैं मार्केट में, इतना पॉडकास्ट का कंपटीशन है, व्हाई यू वांटेड टू डू। अगर ऐसे लोग आपके साथ है जो पेसिमिज्म पर हैं या आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, दैट मींस दीस पीपल आर नॉट राइट। सो ऑलवेज हैव दोस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द फ्रेंड्स हु आर ऑप्टिमिस्टिक, हु क्रिएट समथिंग कि यार तुम कर सकते हो, तुम्हें अच्छा मोटिवेशन दे, एनकरेजमेंट दे। कुछ ऐसे लोग हों जो तुम्हारे करियर ओरिएंटेड हों, जो तुम्हें करियर में हेल्प करें। आई थिंक दैट रिलेशनशिप इज वेरी क्रूशियल इन द कॉलेज लाइफ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पेसिफिकली टीचर्स के साथ एक रिलेशनशिप बहुत क्रूशियल है, बिकॉज टीचर्स आपको बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सिनेरियो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, इंटर्नशिप्स हो, किसी भी चीज में एक टीचर की जो गाइडेंस होती है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। सो रिलेशनशिप विद योर टीचर्स, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स will help you to do wonders in the college. एंड कॉलेज में आने के बाद एक जो मेंटल इम्बैलेंस होता है, लोग सोचते हैं कि यार मेंटल ट्रॉमा हो रहा है यार, हाउ कैन दे कोप अप विद दीस थिंग्स? मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा आजकल की डेट में बहुत कॉमन है। मतलब ये सिर्फ आजकल कॉलेज लाइफ तो बहुत कम स्ट्रेस में बोलूंगा, जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर चले जाओगे, आप इंडस्ट्रीज में जाओगे, जब वर्क करोगे तो आपको दिखेगा यार मतलब बहुत ही हाई लेवल पर स्ट्रेस रहता है। उस समय अपने आप को मैनेज करने की जो ट्रिक्स हैं वो है आपके कॉलेज लाइफ से इनिशियली फेज में आपको देखने को मिलती है, जो स्ट्रेस है। सो उसके लिए आई थिंक बेस्ट रेमेडी जो अगर आप देखोगे एथिक्राफ्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है, हाउ टू डू माइंड मैनेजमेंट, सो हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ, हाउ टू कम आउट ऑफ द एंजाइटी, फियर ऑफ लॉसेस एंड ऑल, राइट। तो ये सब चीजें एथिक्राफ्ट या जैसे सोसाइटीज जो है बहुत हेल्प कर रही है इन डेवलपिंग द वैल्यू एजुकेशन for people nowadays, right? Because आजकल अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, they are also looking for candidates who have not just only intelligent quotient, but also have spiritual quotient, adversity quotient and emotional quotient. अब इन कॉलेज का टारगेट किस पर रहता है? IQ पे, IQ. What about the other aspects? जहां मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये बात ही नहीं करता कोई। सो इंडस्ट्रीज में एक रीजन ये भी है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो डाउन है किसी कॉलेजेस का, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग देयर पीपल इक्विप्ड विद स्पिरिचुअल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट। तो एथिक्राफ्ट जैसे सोसाइटी बहुत हेल्प कर सकती है इन कॉलेजेस को जिनकी प्लेसमेंट सिनेरियोस डाउन है, टू डेवलप इमोशनल क्वोशंट लेवल पर थोड़ा काम हो, एडवर्सिटी क्वोशंट लेवल पर भी काम हो और स्पिरिचुअल क्वोशंट पे भी काम हो। देन ओनली अ ह्यूमन कैन बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन, राइट? बिकॉज IQ से आप एक ह्यूमन को ह्यूमन नहीं बोलोगे, उसके अंदर जो सोशलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज है, जो एथिक्स है, वो एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है, राइट? सो आई थिंक अगर वही नहीं है तो देन एक्वायरिंग नॉलेज इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। एंड ये बहुत बड़े, अगर आप देखोगे CEOs भी बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट इज द राइट एटीट्यूड एंड नॉट द नॉलेज, बिकॉज नॉलेज तो आप सिखा सकते हो किसी को, बट एटीट्यूड आप नहीं सिखा सकते। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम कॉलेज में आते हैं, एज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, सो यहाँ से काफी ज्यादा UPSC के लोग निकलते हैं, काफी ज्यादा लोग SSC में इंटरेस्ट होते हैं, काफी लोग जो है वो MBA में चले जाते हैं। एक इंडिविजुअल को क्या अप्रोच होना चाहिए कि वो सरकारी नौकरी में जाए या फिर प्राइवेट के चांस में जाए? कैसे एक इंडिविजुअल डिसीजन ले अपना? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सबकी लाइफ में आता है, राइट? कि अगर आप DU कॉलेज की बात करो या किसी भी कॉलेज की बात करो, दो ऑप्शंस लाइफ में रहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, और एक जो है प्राइवेट नौकरी। तो अब इसमें मेरा एक बड़ा अच्छा मानना है कि आप किसी के पीयर प्रेशर में सरकारी नौकरी की तैयारी में चले जा रहे हैं तो इट्स रॉन्ग। सरकारी नौकरी जो है ना, इट्स आई शुड से कि लोगों ने बहुत चाम बना दिया है कि अगर आप एक IAS बन गए तो दैट मीन्स आपके पास ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी या ऐसा कुछ रहेगा जो मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। तो वो एक चाम के पीछे लोग भागे जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे यू शुड थिंक इट्स अ जॉब। मान लो वो चाम कितने दिन रहेगा, अगर आप एक सिविल सर्वेंट में AIR 1 रैंक ले आते हैं, 1 साल तक चाम रहेगा ना, नेक्स्ट ईयर नया टॉपर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको जॉब करनी है, आपको एक सिविल सर्विस में जॉब करना है। अगर आपको वो इंटरेस्ट नहीं करता, अगर आपको वो पसंद नहीं, उस पर्टिकुलर जॉब के जो साथ चीजें जुड़ी हुई हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो यू विल फील रिग्रेट कि यार मैंने इतने अपने 2 साल दिए प्रिपरेशन पर, इतना मेहनत करा, and now when I've reached over there and if I'm not inclined to that job, peer pressure में मैंने कर दिया, that will make no sense. So I think so, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यही है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, गो फॉर इट। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, राइट?
अगर आपको सरकारी नौकरी पसंद है, आपको पता है काम क्या होगा मेरा आगे, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट फेम, वो लाल बत्ती में घूमने वाली नौकरी नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी इज मोर अबाउट गवर्नेंस साइड. You have to be a civil servant. When I talk about servant, it means providing service to the people. Yeah. So you will not be a king over there, you will be a servant. Yeah. You have to be ready 24 hours in the service of the people. Any problem in the district, you have to handle it. So if you are ready for that kind of a job, if you feel that you are capable enough, you have that interest, then go for a government job. Yeah. Nobody is stopping you. Yeah. But go with your own interest. And anywhere. Yeah, and you know बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम के रील देखते हैं एंड जैसे कि यार जलवा होगा हमारा, हम अपना ऑरा बिल्ड करेंगे, इसके लिए कोई अगर कोई जॉब करता है, आई डोंट थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये कितना वैलिड है? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब आप एक ऑरा या चार्म देखकर जा रहे हो तो दैट इज जस्ट फॉर 1 month, 2 month, 1 year. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो यूपीएससी या एसएससी में चले गए, तो इनिशियली क्या होता है, आपको सोसाइटी बहुत एनकरेज करती है, अरे वाह ये लड़का तो टॉपर है, ये लड़का तो यूपीएससी आईआर 1 आ गया, ये तो आईएएस बन गया। कितने दिन तक करेंगे यार, वो भी बोर हो जाएंगे। कुछ दिन बाद उन्हें भी आदत पड़ जाएगी, आप बन गया, आप सिविल सर्वेंट, अब बुराई करेंगे, कहेंगे अब देख कैसे भाव बढ़ गए इसके, अब तो बात ही नहीं करता, देख इसके नखरे कितने हो गए, हाँ काला धन कमाता होगा। सो पीपल विल चेंज सडनली। यार तुम्हें लगता है मुझे चार्म मिलेगा, बट एंड ऑफ द डे अगर तुम वो चार्म के पीछे ही जा रहे हो, दैट इज टेम्पररी। पीपल विल कम एंड क्रिटिसाइज योर डिसीजन। डिस्ट्रिक्ट में कोई हंगामा हो गया, बोलेगा अरे कैसा है ये आईएएस है, देखो इसने कुछ संभाला नहीं, हाँ आया काम चोरी करते हैं ये लोग। पीपल विल क्रिटिसाइज, पीपल विल गिव यू सम प्रेज ऑल्सो, दैट इज टेम्पररी। आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल को प्रेज कर रहे हैं, कल को फिर क्रिटिसाइज करेंगे। सो अगर आप इस चार्मनेस के पीछे जा रहे हो कि लोग मुझे प्रेज करेंगे या मेरे पास वो पावर रहेगी, तो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आपको वो जॉब पसंद है। सो चार्मनेस टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है। सो आपने भी कुछ समय के लिए यूपीएससी की तैयारी की थी, फिर आपको क्या लगा कि आपने ईवाई कंपनी ज्वाइन कर ली? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैंने यूपीएससी इसलिए शुरू करी थी जर्नी बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में। और मेरा क्लास 8 ऑनवर्ड्स ही इस तरफ इंक्लिनेशन था कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं। एंड बट समहाउ, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी रहती है क्लास 10th 11th में कि यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, पीसीएम ले कि आर्ट्स ले। एंड मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट आई गॉट अ 10 CGPA, तो मेरे घर वाले, मेरे टीचर्स, देयर वाज पीयर प्रेशर। मैं आज भी बोलता हूँ कि अपने पीयर प्रेशर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऑलवेज गो विद योर इंटरेस्ट। मैंने पीसीएम लिया, वहां भी अच्छा स्कोर किया, फिर मेरा जेई में भी अच्छा रैंक आ गया, आई गॉट इनटू YMCA एंड इंजीनियरिंग। बट समहाउ मेरा वो यूपीएससी का जो कीड़ा था वो चल ही रहा था। तो 3rd year 4th year में I started with my preparation and simultaneously preparation के बावजूद I got a gold medal in my YMCA. Yeah, that's so after that I was preparing for the UPSC 2 years regress journey I gave, but I was not able to clear the exam. So कुछ stages, क्योंकि 3 stages होती हैं, so I was not able to clear the second stage. So अब ऐसा टाइम आता है कि अगर आपको चॉइस करना होता है कि क्या मैं और ड्रॉबैक्स लूँ, क्या मैं और ड्रॉप्स लूँ, क्या मैं एक जगह पे स्टक हो जाऊँ या फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो मैंने उस समय उस पॉइंट पर देखा कि आई शुड मूव ऑन। आपको इतना स्टबन भी नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कि आप अपनी पूरी लाइफ रियून कर दो। सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड 2 years रिग्रेसली, वो नॉलेज आपने एक्वायर करा है, वो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट प्रोफेशन में भी हेल्प करेगा। सो उन कैंडिडेट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी, या उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना यूपीएससी एग्जामिनेशन की जर्नी में है, मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है आपने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप, या आपका क्लियर नहीं हो रहा है, टेक अ नेक्स्ट पाथ एंड देन अगेन आप आगे रिटर्न कर लेना। सो एक बहुत अच्छी बात कही है, एक कॉन्सेप्ट आता है एंटी फ्रेजिलिटी का। सो एंटी फ्रेजिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप एक चीज को कर रहे हो तो उसकी वर्स्ट सिनेरियोस पर आप चले जाओ कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा। अगर आप वो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को टैकल करने को तैयार हो, दैट मीन्स यू हैव टेकन अ राइट पाथ। अगर आपको लगता है कि वो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, then think about it twice. So the best way is to think worst situation। अगर आपकी फैमिली उस बैकग्राउंड में है जहां आप कर सकते हो वो 6 अटेम्प्ट, और जो आपको बोल रहा है, उम्मीद दे रहा है, आई थिंक उम्मीद पे ही दुनिया कायम। तो मैं ये बोलूंगा कि जो लोग आपको होप्स दे रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग। It is also a paper. Anybody can clear the paper. It might take 6 years also. I've seen the people who have cleared in the 6th attempt. तो ये बोलना कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए यूपीएससी, ये मैं नहीं बोलूंगा एज बीइंग अ सिविल एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट। मैं यही बोलूंगा
कि आपको अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर वर्स्ट सिनेरियो। अगर नहीं होता तो आपके पास क्या प्लान बी है, बिजनेस है, फैमिली बैकग्राउंड है, या आप वो कोप अप कर सकते हैं, एंड देन टेक अ वाइज डिसीजन। सो पीपल विल कम, पीपल विल से आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, जो भी है वो एक अदर मैटर है, बट आप खुद से क्या सोचते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत लोगों का आंसर दिया ये क्वेश्चन का, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक कि क्या करना चाहिए लाइफ में, दे गॉट स्टक एट द पॉइंट। एंड यू नो, जब प्रिपरेशन की जर्नी होती है तो मुझे अपने CUET की प्रिपरेशन आ जाती है, या फिर मेरे 12th क्लास की प्रिपरेशन आ जाती है। सो एक टाइम मैनेजमेंट इशू, या फिर लोग सोचते हैं कि सुबह में पढ़ना सही है, शाम में पढ़ना चाहिए, या पूरे लेट नाइट तक पुल अप करना सही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो टाइमिंग है स्टडी पढ़ने की, रात रात भर जगना, 3-3, 4-4, 5-5 बजे लोग दिल्ली में जागते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कितना करेगा? अगर मैं साइंटिफिक बात करूं, फैक्चुअल बात करूं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो नाइट की जो स्लीप होती है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। एंड कहा भी जाता है कि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने से आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। Exactly. ये बिल्कुल एक फैक्चुअल बात है, साइंटिफिक बात है। एंड प्रेफरेबल टाइम जनरली जो स्टडी का रहना चाहिए वो मॉर्निंग का टाइम बहुत प्रेशियस रहता है। 3 to 9 की जो स्टडीज होगी वो 6 आवर्स, वो आपको रिजल्ट देगा ट्वाइस, तो 12 आवर्स का रिजल्ट रहता है। बट कई लोग मुझे आकर ये भी बोलते हैं कि वी कांट गेट अप एट 3 AM और हम नहीं कर पाते। तो मैं ये बोलूंगा आपका एंड गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर आप 3 बजे से 9 बजे के टाइम में नहीं कर पा रहे, अगर आपको नहीं वो सूटेबल टाइम आपको नहीं लग पा रहा, तो एटलीस्ट आप अपने क्लॉक के अकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन बनाए कि आप एवरीडे उसी टाइम पर पढ़ेंगे या उसी टाइम पर सोएंगे, उसी टाइम पर अपना शेड्यूल आगे कंटिन्यूएशन में रखेंगे। दैट विल हेल्प यू, बिकॉज आपको किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने एक पर्टिकुलर सेट टाइम टेबल चाहिए होगा, एक टाइम चाहिए होगा, ड्यूरेशन, जहां आप इससे इस पर्टिकुलर टाइम तक ये करेंगे, एक फिक्स शेड्यूल। तो वो फिक्स शेड्यूल सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको नाइट में 10 से 4 वाला स्लॉट बहुत पसंद हो, आपको अच्छा उसमें प्रोडक्टिविटी आ रहा है, कंटिन्यू विद इट। बट जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाए देन कम बैक, धीरे धीरे करके अपने आप को वापस उसी शेड्यूल पे ले आइए कि 10 o'clock सोना, सुबह 4 बजे उठना। वो कंटिन्यूएशन में मत रखना, बट जस्ट फॉर द स्टडी फेस अगर आपको लग रहा है कि वो टाइम आपके लिए अच्छा चल रहा है, तो यू कैन गो विद दैट टाइम। बट रिमेंबर टू हैव कंसिस्टेंसी। So whatever time you are following, have a consistent time schedule. तो डोंट बी रिजिड कि मान लो अब कई लोग बोलते हैं कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ तो क्या बंद कर दूं? नहीं, एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, राइट। एंड अपना टाइम ड्यूरेशन जो भी है, मॉर्निंग नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट नाइट को करके अपना काम पूरा करो। सो डोंट ट्राई टू एस्केप स्टडीज बिकॉज ऑफ द टाइम शेड्यूल। जिसके लिए जो टाइम अच्छा है, साइंटिफिक बात तो 4 बजे की ही है वैसे, बट ठीक है, अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट गो विद द स्टडी शेड्यूल and after clearing your exam come back to that schedule. Okay, nice. And tell me कि how meditation helps in our exam preparation और अपने college life में या फिर real life में भी हमारे meditation कितनी ज़्यादा हमें help करती है? See, meditation तो बहुत help करता है आपको। meditation क्या है? basically focus. और किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट हो, चाहे आपकी समर इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट हो, या आपका कोई गोल हो पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस। तो फोकस डेवलप करने के लिए मेडिटेशन आपको एक हेल्प करेगी आपकी लाइफ में कि आपका एक कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो। बिकॉज आजकल हम क्या देखते हैं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स ने इतना मेमोरी को मतलब इतना कांस्टेंट आपके अंदर रिगर आता है कि आप 1 सेकेंड भी नहीं दे पाते एक पर्टिकुलर वीडियो या ऑडियो का, एंड यू जस्ट ट्राई टू स्क्रॉल। एंड 1 सेकेंड में अगर आपको वो चीज पसंद आई तो यू विल गो विद इट, अदरवाइज यू विल जस्ट skip it or scroll it up, right? So आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि कंसंट्रेशन इतना डाउन होता जा रहा है। जब आप ऐसी चीजों में जाओगे जहां आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कप नूडल्स, इंस्टेंट वीडियोस, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, 10 मिनट में घर, जब आपको सब कुछ इतना इंस्टेंट मिलेगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी तो उतना ही हो जाएगा ना, कि 10 मिनट से ज्यादा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। आजकल की डेट में ये सिनेरियो है। तो उस टेंडेंसी से आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेडिटेशन कई टाइप्स का हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। मंत्रा मेडिटेशन भी होता है, वेयर यू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। देयर इज ऑल्सो एक ध्यान योग भी होता है, जहां आप कंसंट्रेशन कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर लाइट पर आप फोकस कर जो है मेडिटेशन करते हैं। वॉट एवर मेडिटेशन सूट्स यू। सम लोगों के लिए क्या होता है, अच्छे कुछ म्यूजिक सुनना, म्यूजिक सुनकर दे ट्राई टू डू मेडिटेशन, और भजन सुन के दे ट्राई टू डू मेडिटेशन। वॉट एवर मेडिटेशन सूट्स यू, डू इट।
बिकॉज इट विल ट्राई टू इनकलकेट गुड हॉर्मोन्स इन यू एंड जो आपको अच्छा सात्विक कॉन्सेंट्रेशन देने में हेल्प करेंगे एंड डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखेंगे। बिकॉज आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं ना दैट इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग श्योरली आप कहीं भी भटक जाएंगे। आपको यूट्यूब कब कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कब आपकी वीडियो जो है आपके कोडिंग प्रोग्रामिंग या आपके कॉमर्स से आपको ले जाएगी किसी अलग ही वेबसाइट पर जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। ऑफ कोर्स एंड यू नो जब मैं 9th क्लास में था, जब मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज में एंड आई यूज्ड टू डू ध्यान योग। मतलब मैं बैठ जाता था एंड यूज्ड कुछ नहीं, बस एक जगह फोकस करना है। एंड देन जब मैं 11th 12th में आया, उससे थोड़ा सा और ऊपर चाहिए था मुझे कुछ, तो देन आई स्टार्टेड मंत्रा मेडिटेशन एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मंत्रा मेडिटेशन हमें हेल्प करता है, इट्स लाइक कि आपकी कॉन्शियसनेस को बिल्ड करता है। यू आर यहाँ पे, तो आफ्टर चैंटिंग द होली नेम यू आर यहाँ पे। सो ये जो गैप है ये मंत्रा मेडिटेशन से आता है एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट द एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल हु हेल्प मी इन दिस। एंड एनी कोई भी आप एक एक्स्ट्रा टिप दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को, जिससे वो अपने करियर को बिल्ड कर सके, EY जैसी कंपनी में वो भी काम कर सकते हैं। एंड ऑल दोस मेरे जैसे लोग जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अभी समर इंटर्नशिप आ रहे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं समर इंटर्नशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए? मेरे हिसाब से टिप्स तो जो मैंने इतनी डिस्कशन में दिए, काफी सारी टिप्स दी हैं, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सेल्फ फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस और फोकस के हिसाब से आपको अपनी स्किल सेट का आइडेंटिफिकेशन, कि आपको किस स्किल एरिया में जाना है, कौन से डोमेन को पकड़ना है, कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, आपका गोल क्या है। और दूसरी चीज रहेगी कि स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में। उससे आपको एनालिसिस मिलेगा कि मेरा कौन सा स्किल सेट कम है, मुझे किस पर वर्क करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करें, पहली टिप। दूसरी टिप, अपने आप को फोकस्ड रखें अपने गोल के लिए, एंड गोल को अचीव करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू, वो टू डू लिस्ट एवरी डे यू शुड राइट। एंड तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि लोग नहीं करते वो है जर्नल राइटिंग। अब जर्नल राइटिंग में क्या होता है, एफर्मेशंस होने चाहिए आपके जर्नल में कि एवरी डे व्हाट यू हैव डन यू शुड राइट, और लिखो कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, नेगेटिव चीजों को छोड़कर। एवरी डे इफ यू राइट अ जर्नल राइटिंग एंड एवरी डे यू राइट कि हाँ मैंने इतना कर लिया, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। लोग कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता इंटरव्यू टाइम पर या प्रिपरेशन के बाद। ट्राई यूजिंग अ जर्नल राइटिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, जहां आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को लिखेंगे और पॉजिटिव एफर्मेशंस में लिखेंगे कि हाँ मैंने ये कर लिया, आई हैव अ कॉन्फिडेंस नाउ, मैंने ये चीजें अपने डे में कंप्लीट करी, तो नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन रहेगा। Exactly. तो मैं कई लोग बोलते हैं मुझे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, मैं बोलता हूँ इंट्रिंसिक पर जाओ। सो गो विद योर इंटरनल मोटिवेशन रादर देन बिलीविंग इन एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो वो जर्नल राइटिंग आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए। और एक और टिप जो मेरे साइड से रहेगी, अगर आप किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, सो उसके पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है या जो एग्जिस्टिंग उसका स्ट्रक्चर है, उससे थोड़ा सा फेमिलराइजेशन हो, और वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ क्या क्या अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, उनके बारे में क्या क्या नए न्यूज़ आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। जिस भी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अपने सीनियर्स या अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट करें इसमें, और उनसे भी गाइडेंस लेते रहें, सो दैट आपका जो रोड मैप है, आपका जो गोल है, वो जल्दी अचीव हो। सो दीज विल बी द बेसिक टिप्स। एंड लास्ट टिप ऑफ कोर्स, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो ऑलवेज आई वुड वांट कि अगर आप लाइफ में हायर अचीव करना चाहते हैं तो ऑलवेज गो विद द मेडिटेशन। एंड एज आई ऑल्सो गो विद मंत्रा मेडिटेशन, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद मंत्रा मेडिटेशन एंड could gain a lot of, I should say, courage, satisfaction, and आपका जो गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव होगा। So I think these all tips will ensure कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने समर इंटर्नशिप के लिए। Of course, thank you very much सर। आज आपसे मिलके और आपके बातें सुन के, इंसाइट सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी बुद्धि खुल गई है। एंड हर एक जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट, एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट फॉर आवर पॉडकास्ट। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू होस्ट यू, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स। आप लोग पहले पॉडकास्ट देख रहे हो प्राकुम डिकोड्स चैनल पे, और साथ ही साथ मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम दिया। अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग को और क्या चाहिए। इतने अच्छे शानदार कंटेंट हम लाने वाले हैं अपने चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना
वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। हमारे वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हैं prakkumdecodes.com, जहाँ पे इसकी एक ब्लॉग हमने लिख रखा है, साथ ही साथ वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ और भी आपके लिए लाने वाले हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।